हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हम सीरीज़ कर रहे हैं DTSSB और KVS के लिए, जिसमें कि हम कॉमन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो पहले मैंने देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए थे, मैं सोच रही थी टॉपिक वाइज कराऊंगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मुझे मिक्स क्वेश्चन लेने चाहिए, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन अगर लेंगे तो कम टाइम में हम ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो मिक्स क्वेश्चंस अगर हम लेते हैं तो उसमें आपको तरह तरह के पैटर्न का पता चलेगा, तरह तरह के क्वेश्चंस का पता चलेगा और उसमें आपकी कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो पाएगी। आपको सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका पता चलेगा। तो आज हमने मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं, सभी तरह के लिए हैं, सीरीज़ के भी लिए हैं और बाकी इसमें कुछ आपके जो आते हैं वो रैंकिंग वगैरह के भी आते हैं और इसमें मतलब कई तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो सभी तरह के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो क्लास रहने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को आप लाइक से ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। देखो पहला क्वेश्चन है, हमसे रिलेशन पूछा है इन तीनों चीज़ों में क्या क्या है ये, वुड, पेंसिल और ग्लास। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम है जो कि इनका रिलेशन बिल्कुल अच्छे से बताता है, अच्छे से शो कर रहा है इनका रिलेशन। तो इसमें देखो जो सेकंड जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और देखो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो इसी का समझ लेते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है। इसमें देखो वुड जो है, लकड़ी जो है, लकड़ी से ही पेंसिल बनती है, तो लकड़ी से पेंसिल बनती है तो इसे कनेक्टेड है, मतलब इससे रिलेशन है इसका। अब जो ग्लास है, ग्लास का इन दोनों चीज़ों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल अलग बना देंगे हम इसको। तो इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही देखो और डायग्राम अगर मैं आपको समझाऊं तो पहले वाले में क्या है, अगर तीन चीज़ों के बीच में इसी तरह का कनेक्शन है, तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, तीनों ही मतलब एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इस तरह का डायग्राम हम उसमें बनाते हैं। और अगर मतलब दो का रिलेशन है और एक बिल्कुल अलग है तो इस तरह का बनाते हैं, जैसा कि हमने इसमें इसी क्वेश्चन में देखा है। इसके अलावा जो ये थर्ड ऑप्शन है, इसको हम जब बनाते हैं जब तीनों अलग अलग होते हैं, कोई रिलेशन नहीं होता तीनों में, तीनों चीज़ों में, तो इसको हम तब बनाते हैं। फोर्थ ऑप्शन ऐसा है कि मतलब कोई एक चीज़ है जिससे कि ये दोनों चीज़ें संबंधित होती हैं। अब मान लो हम एग्ज़ाम्पल लें, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं स्कूल का, तो ये तो हो जाएगा स्कूल और इसमें हो जाएंगे ये टीचर और स्टूडेंट। अगर हमसे इन तीनों का रिलेशन पूछा जाए तो हम इस तरह का कुछ ड्रॉ करेंगे डायग्राम इनका। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो रिलेशन दिखाने के लिए हम इस तरह से जोड़ देते हैं आपस में, और जिनका रिलेशन नहीं होता वो बिल्कुल हम अलग बना देते हैं। तो इसी तरह का ये था क्वेश्चन। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। इसमें मैंने आपको बहुत अच्छा मेथड बताया था। वो क्या है कि सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेनी है, जैसे AZCXEV। देखो इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखें ए और जेड को देखें, देखो नंबरिंग करे बिना आप एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं कि आप इनके रिवर्स जो लेटर्स हैं उनके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दो मेथड होते हैं ये इस तरह से सॉल्व करने के। रिवर्स मेथड के लिए अगर हम देखें, देखो इसमें रिवर्स ही मेथड काम आएगा, क्योंकि ए जो है, ए का रिवर्स क्या है, जेड है। ऐसे ही अगर हम देखें सी का रिवर्स क्या है, एक्स है। ई का रिवर्स क्या है, वी है। रिवर्स होते हैं, देखो मैं दिखा देती हूँ किस तरह के होते हैं। इस तरह के होते हैं, जैसे भाई हमने ये पहले तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाइज लिख लिया,
सीक्वेंस से ऐसे लिख लिया, और फिर इनके अपोजिट इनको क्या करते हैं, बैक से फिर से हमने लिखा, तो ये हो गए इनके अपोजिट लेटर्स। तो देखो ए का अपोजिट आ रहा है जेड, और कौन सा दिया हुआ था, सी दिया हुआ था, सी का अपोजिट आ रहा है एक्स, और दिया हुआ था ई का अपोजिट आ रहा है वी। तो देखो ये आ रहा। तो हमें ऐसा ही रिलेशन फाइंड आउट करना है, और नंबरिंग भी कर लेंगे क्योंकि हमें आगे की सीरीज़ का बताना है, क्योंकि हमें फर्स्ट लेटर हमें पता नहीं है हमें कौन सा लेना है। तो नंबरिंग के लिए क्या करेंगे, ए की नंबरिंग क्या है, 1 है, और जेड की क्या है 26, सी की क्या है 3, एक्स की क्या है, एक्स की हो जाएगी 24, ई की हो जाएगी 5, और वी की क्या है, वी की हो जाएगी 22। तो देखो अगर रिलेशन आपको आप देखोगे इसमें, फर्स्ट ये इससे यहाँ पर जाने में +2 हो रहा है, यहाँ पे जाने में +2 हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या कौन सी होगी हमारी, +2 ही होगी, 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो 7 नंबर कौन सा होता है, 7 होता है जी। ऐसे ही इसे फाइंड आउट करेंगे, 26 से 24, 24 से 22, और 22 से 20, और तो 20 वाला लेटर कौन सा होता है, ये होता है टी। तो आंसर आ जाएगा जी टी। इनके अपोजिट आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अपोजिट याद करके ये सीरीज़ सॉल्व करना बहुत इजी रहता है, और नंबरिंग भी याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ये सॉल्व करना। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जिया इज़ फेसिंग नॉर्थ, तो बना लेते हैं साथ साथ ही से। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। मान लीजिए जिया है फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ फेस कर रही है। अब क्या है, ये देखो टर्न करती है 45 डिग्री एंगल पर। अब देखो एंगल तो आपको पता ही है, जैसे ये हमारा पॉइंट है, ये मान लो बेस है, तो ये जो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है यहाँ तक क्या होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का हाफ करेंगे तो बनेगा 45 डिग्री, वही हमसे बोला गया है। जैसे कि फिर से हम करके देख लेते हैं। तो फेसिंग नॉर्थ, अब हम 45 डिग्री कितना मूव करेंगे, तो हम मूव करेंगे इतना, तो ये ऐसे टर्न कर गई यहाँ तक, ठीक है, ये इस पॉइंट पर आ गई है यहाँ से। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला है, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। तो क्लॉकवाइज हमें जाना है, क्लॉकवाइज हो गया। तो जिया क्लॉकवाइज मुड़ती है 45 डिग्री, तो यहाँ पर आ गई जिया। अब इसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज ये जाती है, तो 180 कितना होता है। अब देखो इसके लिए थोड़ी बेसिक जानकारी मैथ की होनी चाहिए आपको। 180 होता है बिल्कुल सीधी लाइन पर। अब देखो 180 अगर हमें जाना होगा तो बिल्कुल सीधी लाइन पर यहाँ पर ये पॉइंट पड़ेगा, तो मतलब ये इधर से अगर मूव करेंगे हम यहाँ पर आएंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो क्लॉकवाइज वो मूव कर गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद पूछा है हमसे, शी मूव्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब तक तो वो क्या हो रही थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रही थी। अब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगी वो, और कितना 45 डिग्री। तो 45 कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, सीधी लाइन पर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगी तो 45 डिग्री यहाँ पर होगा। तो अब हमसे पूछा है फाइंड इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। तो अब देखो क्योंकि वो यहाँ हमसे यहाँ की डायरेक्शन पूछी है, अब वो यहाँ पर है, तो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है वो फेस कर रही है साउथ डायरेक्शन। क्योंकि देखो यहाँ हमने पॉइंट माना था, हमने अपना सेंटर माना था हमने, यहाँ से इधर 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 होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट, तो ये वाला पॉइंट है, तो मतलब साउथ डायरेक्शन। साउथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है। दूसरा क्या है, देखो हम पहले इनकी डिग्रीज लिख लेंगे, जैसे डिग्री बताई गई है, सबसे पहले 45 डिग्री। अब देखो जो क्लॉकवाइज होता है उसको हम प्लस करके लिखेंगे, और 180 भी क्लॉकवाइज है तो 180 क्लॉकवाइज हम लिख देंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम लिखते हैं माइनस में।
अब देखो माइनस प्लस तो कट जाएंगे, माइनस प्लस हो गए, माइनस प्लस कट हो गए, तो क्या बचा 180 डिग्री। अब जो ये बचता है इसका हमें क्या करना है, देखो वो नॉर्थ को फेस है उसका, अगर वो फेसिंग नॉर्थ है यहाँ पे, तो इधर से अगर वो 180 पे जाएगी तो क्या होगा, सीधी लाइन में वो आएगी तो यहाँ पर आएगी, तो ये हो गया ना इजी। तो फेसिंग साउथ, इससे भी ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो प्लस में होगा तो क्लॉकवाइज हम मूव करके देखेंगे, और माइनस में आंसर आता तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है। देखो सीरीज़ सॉल्व करने का वही सबसे बढ़िया मेथड मुझे वही लगता है, नंबरिंग कर लो और कोई टेंशन ही नहीं, इजीली आंसर मिल जाएगा। HELI, और ये वाला फाइंड आउट करना है हमें, और यहाँ पर आ गया TQ। D आएगा 4 पर, A आएगा फर्स्ट पर, H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर, L आ जाएगा 12 पर, I आएगा 9 पर, T आएगा 20 पर, और Q आ जाएगा 17 पर। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ऊपर। तो देखो इसमें अगर रिलेशन फाइंड आउट करें हम तो फर्स्ट टर्म अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म देख लेते हैं पहले। तो देखो 4 से 8 जाने पर कितना प्लस हो रहा है, 4। 8 से 12 जाएंगे तो 12 जाने में कितना प्लस हो रहा है, 4। और अगर हम देखो इसके बाद मिसिंग वाली टर्म है, तो जब देखो 4 प्लस हो रहा है तो इसमें भी कौन सा कितना हो जाएगा, 4 प्लस। तो ये जो हमारी नई वाली टर्म है 12 + 4 क्या आ जाएगी 16 पर। अब देखो 16 नंबर P का है, तो P हर ऑप्शन में है, तो हमें सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट करनी होगी तभी आंसर मिलेगा। A से E पर जाएंगे तो 5 है, 5 से 9, 5 से I पर जाएंगे तो 9 है, तो मतलब +4 हो रहा है यहाँ पर भी। अब देखो हमें इसके बाद की टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 9 से अगर हम नेक्स्ट टर्म पर जाएंगे तो 9 + 4 करना पड़ेगा। 9 + 4 कितना होगा, 13। तो 13 नंबर किसका होता है, 13 होता है M का, तो ये आंसर आ जाएगा PM। तो P और 13 का क्या है, M। तो ये वाले जो सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इजी हैं करने सॉल्व, तो इनको आप इसी मेथड से करें, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब देखो नए टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको भी हम देखेंगे किस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें हमें दिया हुआ है स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल वगैरह दिए हुए हैं। इसमें हमें एक चीज़ क्या पूछी गई है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले फिर देखेंगे क्या पूछा गया है। देखो इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स थेरेपिस्ट। तो देखो जो स्क्वायर शेप है, ये वाली जो शेप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थेरेपिस्ट को। तो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, थोड़ा बना लेते हैं बड़ा इसको, इस तरह से कुछ। तो देखो जो स्क्वायर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थेरेपिस्ट को। तो यहाँ पर लिख लेंगे थेरेपिस्ट हो गए हमारे स्क्वायर में, और जो जो देखो स्क्वायर में दिए हुए हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे अलग से, GH F और I, ठीक है। इसके बाद हमें दिया गया है ट्रायंगल। ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बाइकर्स को। तो हम शॉर्ट में ही लिख लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो यहाँ पर जगह है नहीं, सॉरी ट्रायंगल बनाना है हमें। तो बाइकर्स हैं ट्रायंगल में, तो देखो ट्रायंगल की देख लो, ट्रायंगल में कौन कौन है, C B और A। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बताया गया है सर्कल में। सर्कल में कौन है, इंजीनियर्स। देखो बहुत इजी रहेगा ये वाला मेथड से सॉल्व करेंगे तो। अब सर्कल में हम लिख लेते हैं इंजीनियर्स, ये हो जाएंगे सर्कल में इंजीनियर्स A J और G F E।
ये तो ये सब हो गए इंजीनियर्स। अब इसके बाद रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को। अब मैन को देख लेते हैं। मैन है BAD, देखो ये है रेक्टेंगल, इसमें जो भी आ रहे होंगे वो सब हम इसमें लिख लेंगे। तो इसमें BAD FEI, तो देखो इसमें आपको कुछ ऐसे भी लेटर्स मिलेंगे, मतलब ऐसे भी वो मिलेंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कई सारे शेप्स में। मतलब ये जो है ना, आपको देखो स्क्वायर में भी वो मिल जाएगा, जैसे कि F है, F देखो यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। अब हमसे क्वेश्चन हमें देखना है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो हमसे पूछा है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट्स मैन हु आर नॉट इंजीनियर्स। तो हमें बताना है ऐसे मैन जो कि इंजीनियर्स नहीं हैं। अब इसका मेथड क्या है, देखो अब हम इन दोनों बॉक्सेस को मैच करेंगे। अब ये जो मैन वाला कॉलम है, मैन क्योंकि रेक्टेंगुलर में दिखाए गए हैं, तो अब इस वाले में हम वो लेटर देखेंगे, इंजीनियर वाले जो लेटर्स हैं ना, वो जो इसमें होंगे वो हमें कट कर देने हैं। जैसे ए है तो ए को कट कर देना है, ए को हटा देना है। एफ़ है तो एफ़ को हटा देना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है नॉट इंजीनियर्स, मतलब जो इंजीनियर नहीं है उनके अलावा हमें मैन की संख्या बतानी है, मैन की पहचान बतानी है। अब देखो यहाँ पर ई दिया हुआ है, ई भी हटा देंगे। और कौन सा लेटर है यहाँ पर, और कोई लेटर नहीं है, तो कौन से बचे, बी बच गया है, डी बच गया है और आई। अब ऑप्शन में देखो ये कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं लेटर, तो ये दिए हैं 4th ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल भी। तो जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग ही वो हम हटा देंगे उस कॉलम से, बाकी बचे हुए हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लुक एट दिस सीरीज़, तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। देखो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक भी है और अल्फ़ाबेटिकल भी है, तो इस तरह की भी सीरीज़ आती हैं। तो देख लेते हैं इसमें किस तरह सॉल्व की जाएगी। देखो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेंगे, UV और बीच में खाली जगह है XI। तो देखो ये तो कंटिन्यूस अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स दिए हुए हैं, UVW, यहाँ पर आ जाएगा W। अब हम नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स जो दिए हुए हैं, नंबर्स यहाँ पर 32 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 29। एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। और थर्ड नंबर का हमें फाइंड आउट करना ही है। यहाँ पर 23 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 20। अब देखो गैप देखो इनके बीच का, 32 से हम 29 पर जाएंगे तो कितना हो रहा है, -3। अब देखो आगे की संख्या हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले का भी देख लेंगे। 23 से 20 पर जाएंगे तो -3, इट मीन्स -3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। 29 से हम फिर -3 करके कितने पे पहुँचेंगे, 26 यहाँ पर आ जाएगा। और 26 से अगर 23 पे जाएंगे तो देखो -3 का पैटर्न बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो 26 यहाँ पर संख्या आ जाएगी, और W हमने पहले ही ढूंढ लिया था, तो W 26 करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस तरह के जो कॉलम्स होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस तरह के पजल टाइप हम बोल सकते हैं इसे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं DT+B में। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हम कई तरह से इसको सॉल्व करते हैं। या तो हम देखो इधर का इस रो का रिलेशन देखें आपस में, इस रो का, अगर हमें नहीं लगता है कि इसका रिलेशन बनेगा तो हम ये कॉलम्स का देखें रिलेशन, कॉलम्स का तो नहीं है। अब क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा जो संख्या है, यहाँ पर छोटी संख्या है और नीचे बड़ी संख्या है, तो इट मीन्स ये कॉलम से ही कोई रिलेशन बनेगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर और क्यूब को भी हमें ध्यान में रखना है। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की तो 7 4 जा कितना होता है
ये होता है 28। तो 28 तो यहाँ पर बन नहीं रहा है, और ऐसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है ये नीचे वाला। तो हम एक बार स्क्वायर और क्यूब भी ट्राई करके देख लेते हैं। देखो अगर हम इसको ट्राई करें इधर वाली, तो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, तो ये भी ज़्यादा बन जाएगा। अगर हम इसको क्या करें, माइनस करके देखें, 49 में से 16 को माइनस करके देखें, तो ये कितना बनेगा 33। तो ये पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, देखो 7 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यह आ जाएगा 33। ऐसे ही हम नेक्स्ट संख्या का भी कर लेंगे, 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये होता है 81 माइनस 25। आंसर क्या आ जाएगा 56। ऐसे देखो, अब लास्ट वाला हमें आंसर ढूंढना ही है। यहाँ पर आ जाएगा 11 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो 121 माइनस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, P is taller than Q but shorter than R, S is shorter than R but taller than P। चलो इसको हम साथ साथ कर भी लेते हैं। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, P is taller than Q, जो टॉलर होगा उसकी तरफ हम इसको खुला रखेंगे मुंह इसका, और जो शॉर्टर होगा उसकी तरफ इसको बंद रखेंगे। तो Q से शॉर्टर है ये, और लेकिन R से ये छोटा है। तो क्या बोला है हमसे, P इज़ टॉलर देन Q, तो Q से लंबा है P, लेकिन R से छोटा है ये। तो इस तरह से हम बना लेंगे इसे। फिर हमसे बोला गया S इज़ शॉर्टर देन R बट टॉलर देन P। अब P से टॉल और कौन आ गया है, S। अब क्योंकि S शॉर्टर देन R है, तो अब हम इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर R बना लेंगे, और P से बड़ा है ये, तो P इधर आ जाएगा, और T शॉर्टर देन R। अब क्योंकि T शॉर्टर देन R है, तो T इधर ही कहीं रहेगा, इसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं पता है हमें। तो और ये Q यहाँ पर है ही इधर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है हु इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। अब देखो हमसे क्योंकि टॉलेस्ट पूछा है, अब T तो R से छोटा ही है ना, तो सबसे टॉल कौन सा हो जाएगा, R हो जाएगा। अब क्योंकि अगर हमसे और चीज़ें पूछी होती तो हमें T की पोजीशन पता करने की ज़रूरत रहती कि एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि कहीं भी आ सकता है ना, जब इससे शॉर्टर है तो कहीं भी आ सकता है ये। तो क्योंकि हमसे टॉलेस्ट पूछा है, तो टॉलेस्ट इन सब में कौन है, R, तो R आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो फिर एक सीरीज़ दी हुई है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको हम आगे कर लेंगे। इसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि इस तरह के होते हैं, कई सारी स्टेटमेंट्स इसमें दी हुई होती हैं, मतलब कई सारी चीज़ों का हमें पता लगाना होता है। देखो ये जो क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं रैंकिंग वगैरह नहीं, सॉरी पजल ही बोलते हैं एक तरह से इन्हें। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये देखो इनको सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं। अब अगर आप ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में लगेगा इसमें। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, देखो ये हिंदी में भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये दोस्त हैं और वे अलग अलग कारों का उपयोग करते हैं। देखो कार के नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, और इनके रंग भी हैं कारों के।
तो हमें देखो सभी के कॉलम बनाने पड़ेंगे, कारों के भी और जो इनके कलर हैं उनके भी। अब देखो हम किस तरह से कॉलम बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कॉलम बनाना है, तो कोई खिचपिच नहीं होगी। तो देखो इधर तो हम लिख लेंगे कार्स, इनकी कार्स, यहाँ पर लिख लेंगे हम इनके कलर, यहाँ पर लिख लेंगे कलर, और यहाँ पर लिखेंगे इनके नंबर PQRST। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर की ज़रूरत भी पड़ेगी हमें भी। ओहो सारा चला गया, थोड़ा इधर कर लेते हैं, कार और ये कलर शॉर्ट में लिख लेती हूँ मैं, और यहाँ पर है PQRST। अब देखो कैसे सोल्व करना है इसको, बहुत इजी तरीका है। देखो हमसे सबसे पहले बताया गया है, देखो क्रम में नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है इसी क्रम में हो जो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। देखो P के पास रेनॉल्ट है लेकिन यह हरी नहीं है। अब देखो कार की जो हमने कॉलम बनाई थी उसमें कार का नाम लिख लेंगे रेनो, तो शॉर्ट में लिखेंगे नाम भी रेनो, लेकिन हरी नहीं है। अब जो नहीं है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको हम इधर साइड में लिखेंगे। तो ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन नहीं है तो क्रॉस कर देंगे और ग्रीन लिख देंगे, तो हमें याद रहेगा। अब कलर का कॉलम इसका खाली रहेगा अभी फ़िलहाल। अब है Q के पास लाल रंग की पोर्श है, तो Q के पास देखो गाड़ी का नाम भी दे दिया है पोर्श, और कलर भी बता दिया है, तो इसके तो दोनों कॉलम फिल हो गए लाल। अब R के पास नीले रंग की कार है लेकिन मारुति नहीं है। अब इसके पास भी देखो नीला कलर हमें क्लियर हो गया इसका, नीला, लेकिन मारुति नहीं है इसके पास, तो मारुति नहीं है तो मारुति पे हम क्रॉस लगा देंगे, मारुति नहीं है R के पास। फिर है T के पास एक काली कार है जो ना तो वॉक्सवैगन है और ना ही जगुआर। तो देखो हमें किसका बताया है, T का, तो इसकी कार का रंग बता दिया है हमें काला, लेकिन वॉक्सवैगन और जगुआर में से कोई नहीं है, तो V, तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं वॉक्सवैगन नहीं है और ना ही क्या है, जगुआर है, ना ही जगुआर है, तो दोनों क्रॉस कर दी हमने। अब देखो लास्ट वाले स्टेटमेंट है, जिनके पास हरी कार है वो वॉक्सवैगन का उपयोग करते हैं, जिनके पास हरी कार है। अब देखो इसमें देखो सबके कलर हो गए हैं फिक्स, कौन कौन बचे हैं, P बचा है और बचा है S, क्योंकि इसका कॉलम ये वाला खाली है ना। तो देखो P का तो फिक्स की कर दिया है, ग्रीन कलर होगा ही नहीं P के पास, तो कौन बचा S, तो ऑब्वियस सी बात है S के पास आ जाएगा ग्रीन कलर, ग्रीन कलर आ जाएगा S के पास, तो इसका कलर फिक्स हो गया। अब कलर कौन सा बचा, कलर बचा हमारे पास देखो नीला हो गया, सफ़ेद नहीं हुआ, काला, लाल, हरा, बस सफ़ेद बचा है, तो सफ़ेद हो गया किसका, रेनो का, P का हो गया सफ़ेद रंग। अब देखो हमसे पूछा क्या है, रेनो का रंग क्या है, तो हमसे क्योंकि यही पूछा है तो पूरी पज़ल जो है हमें सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम इसका कलर बता देंगे। देखो इधर भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ रेनो, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट। देखो कितनी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया पज़ल को, जो कि टफ लग रही थी। तो देखो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही क्या है, जब आपको क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन हमें का आंसर तो हमें मिल गया है, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, और चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वॉक्सवैगन और जगुआर इनके पास तो है नहीं, T के पास तो है नहीं, और क्योंकि देखो ग्रीन वाले को बोला है, ग्रीन वाले को बोला है कि वॉक्सवैगन है ग्रीन वाले के पास, अब क्योंकि S के पास ग्रीन है तो वॉक्सवैगन इसकी हो गई। अब कौन सी बची, देखो अब तो एक तो R बचा है, एक बचा है T, बाकी जो बचेंगी वो इनके पास आ जाएंगी। अब देखो क्योंकि R के पास मारुति तो मना कर दिया है, तो मारुति आ जाएगी T के पास,
और बाकी जो बची है, कौन सी बची है, जगुआर, यहाँ पर आ जाएगी जगुआर। तो इस तरह से पज़ल सोल्व हो जाएगी। तो और भी पज़ल्स आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं ईजिली। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इसमें हमने मिक्स क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह से मैं सोच रही हूँ मैं इसी तरह से कराऊँ, कि वो बोरिंग हो जाती है थोड़ी सी क्लास, एक ही टॉपिक को लेते हैं हम, एक ही तरह के क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्लास। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।